इंटेलिजेंस एंड देयर थ्योरीज। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं बुद्धि किसे कहते हैं, बुद्धि का अर्थ क्या होता है। तो जैसे यदि हम आपसे पूछें कि बुद्धि किसे कहते हैं, तो बहुत लोगों के आंसर आएंगे सर की समस्या का समाधान करने की क्षमता को बुद्धि कहते हैं, इसके द्वारा हम चिंतन करते हैं। और भी कुछ लोग के कुछ आंसर आ सकते हैं, इससे सही गलत का निर्णय होता है, मतलब लॉजिकल थिंकिंग करते हैं, इसके द्वारा सीखते हैं। इस तरह के आंसर आप लोगों के होंगे। ठीक है, इसी प्रकार मनोवैज्ञानिकों ने भी इसको डिफाइन किया, जिससे बर्गमैन नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा कि ये लर्निंग की योग्यता है। ठीक है, लर्निंग एबिलिटी को बुद्धि कहते हैं बर्गमैन ने। इसी तरह टर्मन ने बोला कि ये अमूर्त चिंतन की योग्यता है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग की एबिलिटी को हम इंटेलिजेंस कहेंगे। बिने ने कहा कि ये आपको कुछ यदि निर्णय लेने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता को बुद्धि के रूप में उन्होंने परिभाषित किया। इसके अलावा उड्रो थे, उन्होंने ज्ञान अर्जन की के रूप में बुद्धि को परिभाषित किया। ये बुद्धि और व्यक्तित्व मनोविज्ञान में दो ऐसे विषय हैं जिसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी रहा है, डिफिनेशन को स्पेशली लेकर। बहुत सारे डिफिनेशन, हजारों हजार डिफिनेशन आई और गई समय के साथ साथ, क्योंकि जेनसन नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा भी था कि बुद्धि को मेजर करना ज्यादा आसान है इसको डिफाइन करने की तुलना में। और बाद में कुछ लोग और आए, उन्होंने भी इसी फोकस, जैसे वर्नर ने भी बोला कि बुद्धि वह है जिसका बुद्धि परीक्षण जो मेजर करता है उसे हम बुद्धि कहते हैं। बेसिकली किसी भी टर्म को डिफाइन करने के लिए दो तरह के डिफिनेशन होते हैं, एक रियल और एक ऑपरेशनल। ये ऑपरेशनल डिफिनेशन है कि उसको किस तरीके से मेजर करते हैं, उसके टर्म में उसको डिफाइन कर देते हैं। और जैसे आपसे यदि हम एक प्रश्न पूछे कि यदि आपको एक सीक्वेंस देते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सचिन तेंदुलकर और माली, लोहार, इनका और भी किसी को रख लेते हैं हम लोग, इसमें सबसे ज्यादा या बुनकर, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस कौन, सबसे लो इंटेलिजेंस किसके में पाया जाता है? तो मे भी आप ज्यादातर स्टूडेंट का आंसर आएगा कि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस जो है एपीजे अब्दुल कलाम है। डेफिनेटली क्लास में भी बच्चे बोलते हैं कि सर यदि सीक्वेंस में रखना होगा तो एपीजे अब्दुल कलाम को नंबर 1 पे रखेंगे, और लास्ट में बच्चे करते हैं माली या लोहार को रख देते हैं। यदि उनसे पूछा जाता है तो आंसर इस चीज का बहुत एक्यूरेटली नहीं कर पाते हैं। क्यों? नहीं पूछा जाए क्यों, तो शायद वो कहते हैं कि नहीं सर वो मिसाइल मैन हैं, उनके पास बहुत बुद्धि, उन्होंने इतना इतना बड़ा बड़ा चीज बनाया, इससे देश का नाम हुआ, इसमें सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस। तो सचिन तेंदुलकर ने भी तो कुछ ऐसे ही काम किया। तो बहुत सारे डिफिनेशन के बाद डेविड वेस्लर ने एक डिफिनेशन दी इंटेलिजेंस की, जो कि काफी मतलब बहुत एक्सेप्टेबल रहा है मनोविज्ञान के क्षेत्र में। उनकी डिफिनेशन कुछ इस प्रकार थी कि इंटेलिजेंस इज ए ग्लोबल और एग्रीगेट कैपेसिटी या एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू एक्ट पर्पसफुली, थिंक रैशनली और टू डील इफेक्टिवली हिज और हर एनवायरमेंट। इसका अर्थ यह है कि बुद्धि योग्यताओं का वह समुच्चय है जिसके द्वारा व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, तर्कपूर्ण चिंतन करता है और पर्यावरण के साथ प्रभावपूर्ण समायोजन स्थापित करता है। तब इसका आंसर यदि आप पहले क्वेश्चन का इसमें ढूंढें तो जो भी व्यक्ति तर्कपूर्ण मतलब उद्देश्यपूर्ण कार्य कर रहा है उसके अंदर बुद्धि है। माली यदि पौधों को मिट्टी के अच्छे से समझ रहा है, उसको खाद दे रहा है, पानी दे रहा है, पौधों की देखभाल कर रहा है, तो उसकी भी उतनी बुद्धि है जितनी कि एपीजे अब्दुल कलाम की है। वो नेचर ऑफ इंटेलिजेंस की बात हम बाद में कर लेंगे। ठीक है, सचिन तेंदुलकर भी मतलब दूसरे तरह की बुद्धि है, क्योंकि उनका भी एक उद्देश्य है क्रिकेट खेल के रन बनाना, और इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कोशिश करना है कि उसको विजय की ओर ले जाएं या विजय दिलाएं जिस भी मैच को खेल रहे हैं। तो आपको हमको लगता है कि यहाँ पे ये समझ लेना चाहिए कि बुद्धि एक योग्यता है। कैसी योग्यता है? शारीरिक और मानसिक दो तरह की यदि होती है तो ये मानसिक योग्यता है, और इसमें योग्यता ना के कहेंगे कि बहुत सारी योग्यताओं का एक समुच्चय है, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन कर रहा है। उद्देश्यपूर्ण कार्य, आपको एक पॉइंट यदि पॉइंट वाइज लिखेंगे तो उद्देश्यपूर्ण कार्य, तर्कपूर्ण चिंतन और
एडजस्टमेंट, ये 3 पॉइंट लिख सकते हैं। ये अभी भी बहुत अच्छी डिफिनेशन, इसको स्वीकार किया जाता है मनोविज्ञान। इसके अलावा बहुत सारी डिफिनेशन अब ग्लोबल डिफिनेशन आ चुकी है। जैसे कि रॉबिन्सन की डिफिनेशन कहते हैं कि ये होल कॉग्निटिव बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। जितने भी कॉग्निटिव फंक्शन होते हैं या बिहेवियर होते हैं वो सारे उसको हम इंटेलिजेंस एज ए इंटेलिजेंस डिफाइन करेंगे। ठीक है, चाहे वो नई परिस्थिति हो, चाहे एडजस्टमेंट हो, चाहे तर्कपूर्ण चिंतन हो, चाहे एडजस्टमेंट हो, ठीक है, या इसी प्रकार और भी बहुत सारी डिफिनेशन है। हम डिफिनेशन के पीछे ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि समय कम है। डिफिनेशन और थ्योरी दोनों ही है। तो यहाँ पे बस आप ये समझ लीजिए कि बुद्धि मानसिक योग्यता है जिसके द्वारा बहुत सारी क्रियाओं का संचालन होता है। तो जिसके पास जो उद्देश्यपूर्ण कार्य बिना बुद्धि, जो उद्देश्यपूर्ण कार्य यदि कोई व्यक्ति कर रहा है दैट मींस उसके अंदर इंटेलिजेंस है और इंटेलिजेंट है वो। ठीक है, उस राइट एंड रॉन्ग का यदि डिसीजन कर पा रहा है, चाहे प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, जब उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कर देंगे, कहते हैं उस अर्थ में। आपको एडजस्टमेंट्स जो कर ले जा रहा है, जो बहुत अच्छे से एडजस्ट कर रहा है, उसको बोलेंगे हम हाई इंटेलिजेंट है। और जो एडजस्टमेंट प्रॉब्लम उसके अंदर आ रही है, जो कहीं भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर हो सकता है कि इंटेलिजेंस की कमी हो, उस इंटेलिजेंस उसका उस तरीके से ना हो। इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं आईक्यू में, उसके बाद में करेंगे। तो इसी को ध्यान में रखकर थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार के इंटेलिजेंस की बात की। एक अब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस और बचपन या घर में कोई बच्चे हों तो अब उनको सिखाने के लिए यदि उनको सपोज काउंटिंग सिखाते हैं तो पेपर पे कुछ लाइन ड्रॉ कर देते हैं या उसको कुछ दे देते हैं फल वगैरह कि 2 आलू है, यदि 1 आलू तुम्हारा ले लिया गया तो कितना बचा। ठीक है, तो बच्चा बोलता है 1 बचा, या 3 लाइन कट गई तो एक लाइन बचा 4 में से। इस तरह की इंटेलिजेंस को कंक्रीट इंटेलिजेंस बोल सकते हैं जब इस लेवल पे उपयोग होता है। तो दूसरा एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस है जो कि इस मेंटल मैनिपुलेशन को डिनोट करता है। मतलब कि आपका स्टिमुलस नहीं भी है, ठीक है, अभी यदि आपको बोला जाए कि आपको 100 रुपए हैं, 5 रुपए इनको दे दिया, 2 रुपए यहाँ इन्वेस्ट कर दिया गया, कुछ इधर चला गया, तो आप बता देंगे फाइनली कितना आपको शेष अमाउंट बच रहा है। ठीक है, इस तरह के इंटेलिजेंस को आप बोल सकते हैं या इस प्रक्रिया को बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट। और एक तीसरा जो प्रकार है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सोशल इंटेलिजेंस, जो कि आप समाज में कैसे एडजस्टमेंट को आपको दर्शाता है। ठीक है, कि यदि अमुक परिस्थिति यदि दुखद है तो आप दुखद तरीके से वहां रिएक्ट कर रहे हैं तो आपका मोस्टली जो होता है, आपका सक्सेस जो होता है सोशल इंटेलिजेंस द्वारा ही डिफाइन होता है, जिसको बाद में हम गोलमैन ने इमोशनल इंटेलिजेंस के रूप में डिफाइन कर दिया। तो सोशल इंटेलिजेंस ही बाद में कन्वर्ट होता है इमोशनल इंटेलिजेंस में। और इसको हम लोग इस प्रकार, जैसे वर्नर ने ही जो डिफाइन किया था इसको, हालांकि उससे पहले हेब ने इंटेलिजेंस को कुछ क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें उन्होंने ए इंटेलिजेंस, बी इंटेलिजेंस की बात की। ए इंटेलिजेंस मीन्स की इंटेलिजेंस एज ए जेनेटिक कैपेसिटी या एबिलिटी, कि आपको माता पिता द्वारा जो मिला है वो आपका इंटेलिजेंस है। जीनोटाइप इंटरेक्शन होता है बट इसमें जीन की ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा हैब ने बी प्रकार बताया जिसमें उन्होंने फिनोटाइप की बात की कि ये इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन, जीन और प्लस इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन का परिणाम स्वरूप होता है इंटेलिजेंस। यदि कोई ज्यादा इंटेलिजेंट है तो मीन्स की उसमें ये और ये दोनों का इंटरेक्शन है। इनकी डिफिनेशन में बी आपका हाई है। तो इन्होंने तीसरा प्रकार हैब में ऐड किया जिसको हम लोग सी इंटेलिजेंस कहते हैं, इंटेलिजेंस एज ए टेस्ट स्कोर। वही ऑपरेशनल डिफिनेशन कि इंटेलिजेंस वह है जो इंटेलिजेंस टेस्ट द्वारा मेजर किया जाता है। ठीक है, इसके बाद यदि इंटेलिजेंस की हम लोग यदि थ्योरी की बात करें तो बहुत सारी थ्योरी हैं। हाँ, सबसे पहले थ्योरी आई बीने द्वारा दिया गया था, यूनिफैक्टर थ्योरी या एक कारकी सिद्धांत, जो कि ये कहता है कि बुद्धि एक यूनिट है। मतलब कि 1905 में एक्चुअली बीने ने ही पहला इंटेलिजेंस टेस्ट भी डेवलप किया था, जो कि एक बुद्धि को एक तत्व मानते हैं। अभी ये डिफिनेशन कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है, बहुत जगह इसका नाम दिखता भी नहीं है, क्योंकि इनका एजम्पशन था कि एक व्यक्ति
किसी एक क्षमता पर अच्छा है, मतलब कोई व्यक्ति यदि खाना अच्छा बना सकता है तो वो सिंगिंग भी अच्छा कर सकता है, वो डांस भी अच्छा कर सकता है, वो पढ़ने में भी अच्छा हो सकता है। इस तरह की इनका एजम्पशन था, जो कि बाद में डिस्कार्ड कर दिया गया, क्योंकि ठीक है, एक तरीके से इनके सिद्धांत को बोला गया कि सत्तात्मक सिद्धांत है या निरंकुशवाद की बातें करते थे एक तरीके से। बाद में इनको डिस्कार्ड करने के लिए स्पेयरमैन आए, जिन्होंने 2 फैक्टर की बात की, और इनके थ्योरी को हम लोग बोलते हैं स्पेयरमैन 2 फैक्टर थ्योरी। चार्ल्स स्पेयरमैन ने इसको दिया, और ये कहते हैं कि जो बुद्धि के होते हैं वो कह सकते हैं कि 2 खंड होते हैं, 2 फैक्टर्स, 2 कारक होते हैं, द्विकारक सिद्धांत इनको बोलते हैं। और ये 2 फैक्टर कौन कौन से होते हैं? एक होता है जी फैक्टर, दूसरा होता है एस फैक्टर। जी फैक्टर मीन्स की जनरल मेंटल एबिलिटी, एस फैक्टर मतलब स्पेसिफिक जो फैक्टर्स हैं, कुछ उसके नाम आपको बताएंगे कौन कौन से हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी को ये लोग कहते हैं कि ये एक एनर्जी के रूप में काम करता है, और ये सब व्यक्ति में पाया जाता है, सभी व्यक्तियों में जी फैक्टर उपस्थित होगा ही, और ये जन्मजात होता है। इसमें ट्रांसफॉर्मेशन मतलब चेंजेबिलिटी नहीं होती है, और इस पे एजुकेशन और ट्रेनिंग का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। मगर ये सबसे मस्ट है, यदि किसी व्यक्ति में जी फैक्टर ही एब्सेंस है तो वो उसके कोई सवाल ही नहीं होता है कि वो इंटेलिजेंस उसके अंदर होगा। इनके सिद्धांत में जी फैक्टर को बहुत एम्फेसिस किया गया था कंपैरेटिवली एस फैक्टर्स। शायद इसी कारण से इनके सिद्धांत को जी कारक सिद्धांत भी कहा जाता है। किसी एग्जाम में आएगा जी कारक सिद्धांत किसका है, तो इनके सिद्धांत को जी कारक सिद्धांत, मोनार्किक थ्योरी और लॉयल थ्योरी भी मतलब राजतंत्री सिद्धांत भी कहा जाता है, रॉयल। मगर इस जी जब इन्होंने कोरिलेशनल स्टडी किया तो इन्होंने पाया कि आपस में जो कोरिलेशन था वो 0.62 से लेकर 0.82 तक पाया, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कोरिलेशन हम किन्हीं 2 फैक्टर्स के बीच में देखते हैं तो -1 से +1 तक होता है, तो ये इनका 1 से कम था, 2 तक ही था। तो इन्होंने बताया कि एस फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होता है। अब इन्होंने बताया कि यदि किसी में डांसिंग से रिलेटेड एस फैक्टर अच्छा है तो जनरल मेंटल एबिलिटी उसको एनर्जी तो दे रही है, बट उसका इंटरेस्ट उसमें है तो वो डांसिंग की तरफ जाएगा। ठीक है, चाहे डांसिंग हो, चाहे सिंगिंग हो, चाहे जिससे भी रिलेटेड, वो सारे फैक्टर उपस्थित हैं, मगर एक फैक्टर उसमें डोमिनेंट होगा। हर व्यक्ति में सारी क्षमताएं हैं, मगर कोई एक बहुत अच्छा कवि बन जाता है, कोई बहुत अच्छा आर्किटेक्ट बन जाता है, कोई बहुत अच्छा म्यूजिशियन बन जाता है। ठीक है, तो इसके एस फैक्टर के साथ क्या था कि इस पे आपका चेंजेबिलिटी पॉसिबल था, इसको इसमें ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल है, ये आपका ट्रेनिंग और एजुकेशन द्वारा इन्फ्लुएंस होता है। ये हमारा 2 फैक्टर थ्योरी है। आपको याद रखना है कि स्पेयरमैन ने 2 फैक्टर बताए, जी और एस। जी जनरल मेंटल एबिलिटी, एक तरह की एनर्जी जो कि सभी व्यक्तियों में जन्म से ही पाया जाता है, और इसका होना अति आवश्यक है। एक तरीके से हम इसको फ्लेम समझ लें, यदि घरेलू भाषा में समझें कि एक तरीके से यदि आपको कुछ पकाना है तो एक फ्लेम आंच दे रहा है, इसके क्या वहां जी एस फैक्टर डाल के कुछ भी पका लीजिए आप। ठीक है, दूसरा जो आपका है वो थ्योरी है 3 डायमेंशनल थ्योरी, या जिसको गिलफोर्ड का सिद्धांत कहते हैं, त्रिविमीय सिद्धांत, और इसको SOI स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट भी कहा जाता है। इन्होंने इंटेलिजेंस को डिफाइन करने के लिए 3 तत्व बताएं, 3 कंपोनेंट्स बताएं, या तीन विमाएं बताई। तो ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, इन्होंने 3 विमाओं की बात की, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट। ऑपरेशन क्या होता है? ऑपरेशन मीन्स कि वह प्रक्रिया, कह सकते हैं कि आपकी वह चेष्टा, तत्परता, या आपका वह प्रयास जो कि कंटेंट को आपके चिंतन और मनन
के लिए आवश्यक है। ठीक है, ऑपरेशन से तात्पर्य हमारा वह आपका वह प्रयास या व्यक्ति का वह प्रयास जिससे जिससे वह चेष्टा करता है, उसके लिए तत्पर रहता है और क्रियाशील रहता है कि उस कंटेंट को कैसे प्रोसेस करे। ऑपरेशन का सिंपल यदि हम लोग समझे तो प्रोसेस इसको कह सकते हैं। तो इनके सिद्धांत में कुछ कुल शुरू में तो 5 थे, अब बाद में 6 हो गया। तो 6 तरह के आपके 5 तरह के इन्होंने शुरू में बात किया था, जिसका सबसे पहले कॉग्निशन, मेमोरी रिटेंशन, मेमोरी रिकॉर्डिंग, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कन्वर्जेंट थिंकिंग और एवोल्यूशन। ठीक है, ये 6 तरीके का इन्होंने बताया कि ये 6 तरह के ऑपरेशन किसी व्यक्ति में होते हैं। ये क्या होता है, ये यदि आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि ऑपरेशन मतलब कि चिंतन और मनन के लिए जिस सूचना सामग्री का उपयोग कर रहे हैं। चलिए हम लोग कंटेंट पे आते हैं। समय देख रहे हैं 8:30। कंटेंट की ऑपरेशन के लिए जिन चीजों का उपयोग करना है, जिस विशेष सामग्री का उपयोग करते हैं उसे कंटेंट कहते हैं। ऑपरेशन आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं ना, किसी कंपोनेंट के बारे में सोचेंगे या उसका मूल्यांकन करेंगे या उसको इनकोड करेंगे, उसको रिटेन करेंगे, ये सारी चीजें क्या होती हैं, उनको हम कंटेंट कहते हैं। कंटेंट हेलो अच्छा मेरी तो कंटेंट जो है, उन्होंने कंटेंट को भी फर्दर 6 भागों में बांटा। तो पहला उन्होंने बोला कि विजुअल फिगरल कह लीजिए या सिर्फ विजुअल समझिए कि जो आपके कंटेंट आते कहाँ हैं प्रोसेसिंग के लिए यानी ऑपरेशन के लिए। तो यदि सिंबल फॉर्म में मतलब एक तरीके से पिक्चरल फॉर्म में है, ठीक है, चित्रात्मक है तो आपके विजुअल द्वारा होगा। ठीक है, दृश्य फॉर्म में हो दृश्यात्मक होगा। इसी तरीके से यदि वो ध्वनि से रिलेटेड है, आवाज से रिलेटेड है तो वो ऑडिटरी होगा। कुछ सिंबल्स हो सकते हैं, इस मैथ में सिंबल्स होते हैं और तमाम तरीके के सिंबल, चित्र, ठीक है, ये आपके सिंबल के रूप में हो सकता है कंटेंट। सिमेंटिक मतलब शब्दार्थ, किस शब्द की ये मीनिंग है, उस फॉर्म में हो सकता है। और बिहेवियरल कि एक पर्टिकुलर एक व्यवहार का एक मतलब होता है, वो भी आपके एक सिचुएशन से रिलेटेड कुछ व्यवहार होते हैं, तो वो भी आपका कंटेंट है। इनके अनुसार ये सारे हमारे कंटेंट है जिसपे प्रोसेस करके प्रोडक्ट जनरेट होता है। ये प्रोडक्ट क्या क्या होते हैं, इन्होंने अपने जो थ्योरी था उसमें कुल 6 तरह के प्रोडक्ट बताए थे। एक उन्होंने बताया क्लास, कि कुछ भी यदि आप कंटेंट लेके यदि प्रोसेस करते हैं और उस यानी ऑपरेशन करते हैं तो उसके बाद आपको कुछ यूनिट मिलता है। यूनिट क्लास से पहले यूनिट आता है। जैसे कि यदि सिंपली आप पूछें कि 1 + 1 कितना हो गया तो कोई आंसर कर सकता है 2। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने कहा क्लास मीन्स कि यदि सैंपल को देखें या स्टूडेंट्स को ही देखें तो मेल एंड फीमेल है, ये मेल एंड फीमेल क्लास को डिनोट करता है। इसी तरीके से उन्होंने रिलेशन की बात की कि हर चीज का आपस में कोई ना कोई संबंध होता है। जैसे कि कार तेज चलती है तो उसके साथ तेजी के साथ कार का संबंध हो गया, बैलगाड़ी स्लो चलता है। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने सिस्टम की बात की कि हर सभी चीजों को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं, एक सिस्टम में होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन और इम्प्लीकेशन, ये 6 आपके प्रोडक्ट की बात इन्होंने अपने थ्योरी में की। तो शुरू में जो था इनके जो गिलफोर्ड ने, यदि इनके अब देखेंगे तो इन्होंने कुल 120 ब्लॉक्स की बात की, बाद में 150 और अभी लेटेस्ट 180 और 210 भी आ चुका है। ठीक है, तो यदि 5 × 5 और 6 करेंगे तो शायद में भी 80 आ जाए। ठीक है, वो आप लोग करके खुद से चेक कर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट थ्योरी की तरफ। नेक्स्ट थ्योरी जो है वो है हमारा कैटल ने इंटेलिजेंस को कैटेगराइज किया 2 भागों में। एक को उन्होंने कहा कि क्रिस्टलाइज और फ्लूइड।
दो क्लासिफिकेशन इनका था कि फ्लूइड इंटेलिजेंस बिल्कुल जनरल मेंटल एबिलिटी ही समझ लीजिए इसको, कि इस पे आपका ट्रेनिंग और एजुकेशन का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका एडोलसेंट तक व्यक्ति में एग्जिस्टिंग होता है और उस समय तक बढ़ता है। उसके बाद आप एक स्थिति में उसी स्थिति पर रुक जाता है। बट क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस वह इंटेलिजेंस है जो कि जिस पर ट्रेनिंग और एजुकेशन का बहुत प्रभाव पड़ता है। ठोस बुद्धि, जैसे कि वोकैबुलरी आपकी हुई, ठीक है, सिमेंटिक से रिलेटेड जितनी आपकी चीजें हैं, शब्दार्थ से जुड़ी हुई, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इस तरह की जितनी चीजें हैं आपकी, आप क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस की तरफ इसको डिनोट करती है, वो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस का पार्ट है। इसी से रिलेटेड एक और इंटेलिजेंस की एक और थ्योरी है, थर्स्टन का प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। स्पेयरमैन को इन्होंने थोड़ा एक तरीके से उनको क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि जी फैक्टर जैसी कोई बात नहीं होती है। इन्होंने जी फैक्टर को नकार दिया एक तरीके से, और एस फैक्टर को भी उस तरीके से उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा एस फैक्टर ऐसे वर्क करे जरूरी नहीं है। हाँ, आपस में इन्होंने कहा है कि सबकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, मगर सब आपस में इंटर कनेक्टेड होते हैं। और इन्होंने ऐसा कुछ 7 तरह की प्राइमरी मेंटल एबिलिटी को बताया, इसलिए इनको बोलता है 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। और ये 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है आपका वर्ड फ्लुएंसी, वोकैबुलरी, प्रोसेसिंग स्पीड यानी परसेप्चुअल स्पीड, परसेप्चुअल प्रोसेसिंग स्पीड कह लीजिए, रीजनिंग, मेमोरी, स्पेशियल, तो एक एक करके हम लोग समझते हैं। वर्ड फ्लुएंसी मीन्स कि आप शब्दों को कितने अच्छे से समझ पा रहे हैं और उसको कितने अच्छे से कंप्रीहेंड करके उसको वापस रिटेन कर रहे हैं। वोकैबुलरी का अर्थ है कि आप कितने शब्दों को अपने पास रख रहे हैं, होता है ना वो आपके शब्द भंडारण, ठीक है। मेमोरी में भी आप चीजों को कितने समय के लिए स्टोर कर रहे हैं, कैसे स्टोर कर रहे हैं। यदि आप स्टोर करने की क्षमता नहीं है तो मीन्स कि आपके में बुद्धि थोड़ी सी कम मानी जाती है, इससे आपको चीजें नहीं याद रहती हैं, तो आपके कुछ लोग कहते हैं ना इसकी बुद्धि कमजोर है। स्पेशियल मीन्स की चीजों को, जैसे कि आप सपोज करिए कोई आर्किटेक्ट होता है, कोई इंजीनियर होता है, या कोई पेंटर होता है, या मूर्तिकार होता है, ठीक है। तो चीजों को उसको कहाँ होता है, कहाँ रखना चाहिए उसे पता होता है, वो अपने मेंटल मैनिपुलेशन मतलब चेंजेस कर लेता है, ठीक है। स्पेशल विजुअलाइजेशन कहा जाता है इसको। वो चीजों को समझ के अपने अकॉर्डिंग किस किस स्पेस पे कैसे कैसे होने से अच्छी चीजें हो जाएंगी उसको वो डिसाइड होता है। परसेप्चुअल स्पीड, किसी चीजों को कितनी तेजी से आप देख रहे हैं, मतलब कितनी तेजी से उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग चित्र को 1 घंटे तक देखते हैं फिर भी उनको कुछ नहीं समझ में आता है क्योंकि उनका परसेप्चुअल स्पीड थोड़ा स्लो है, और कुछ लोग होते हैं त्वरित उसको समझ लेते हैं। रीजनिंग, वही डाइवर्जन और कन्वर्जन रीजनिंग की बात कर लीजिए यहाँ पे, कि चीजों का आप एक डायमेंशन को देखते हैं या बहुत सारे डायमेंशन को देखते हैं। एक डायमेंशन को देखते हैं मीन्स कि आप कन्वर्ज हैं, एक फोकस आप एक ही जगह पे कर रहे हैं, उसके अदर डायमेंशन को छोड़ रहे हैं, ठीक है। इस गिलफोर्ड में ही एक एग्जांपल आप समझ लीजिए कि उनके किताबों में आपको मिल भी जाएगा कि ब्रिक्स का अनयूजुअल यूज क्या हो सकता है। जितना आप यूजेज बताएंगे अनयूजुअल, वो आपको उतना इंटेलिजेंस माना जाएगा, आपको उतना इंटेलिजेंट कहेंगे हम, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग कह सकते हैं बस इससे घर में, कुछ लोग बोलते हैं कि इससे कुछ और भी कर सकते हैं, कुछ डेकोरेशन काम कर सकते हैं, कुछ लोग बोलेंगे इससे मार के सही फोड़ सकते हैं किसी का, ठीक है। तो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी की हम लोग बात कर लिए, और अब हम लोग थोड़ा सा मूव करेंगे गार्डनर की तरफ।
गार्डनर ने इंटेलिजेंस को शुरू में तो उन्होंने जब शायद 83 में जब उन्होंने अपनी थ्योरी दिया तो उन्होंने 7 प्रकार की बुद्धि की बात की। इनके सिद्धांत को बहु बुद्धि सिद्धांत भी कहा जाता है, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। तो इन्होंने बताया कि लिंग्विस्टिक, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, स्पेशियल एबिलिटी इंटेलिजेंस, बॉडी काइनेस्टेटिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, और बाद में इन्होंने 1998 में जोड़ा नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, और 2000 में इन्होंने एक और इंटेलिजेंस जोड़ा और एग्जिस्टेंशियल, और अभी एक और फैक्टर जोड़ दिया गया है, एक और प्रकार का इंटेलिजेंस जुड़ा है, इसको हम लोग बोलते हैं स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो हम लोग एक एक करके ये समझते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस मीन्स कि व्यक्ति शब्दों को किस तरीके से समझ रहा है, उसका कंप्रिहेंशन क्या है, उससे उसका क्या अर्थ निकल रहा है, उसकी शब्द की बोधगम्यता क्या है, तो शब्दों के बीच में कैसे रिलेशन को देखता है, इस रिलेशन, दो शब्दों के बीच में कोई रिलेशन है कि नहीं, इसके मीनिंग को यदि वो व्यक्ति पकड़ता है, उसका अर्थ हुआ कि उसमें इस प्रकार की बुद्धि ज्यादा है। जिसमें इस प्रकार की बुद्धि ज्यादा होगी वो सामान्यतः एक वकील, एक लॉयर, एक शिक्षक, एक वक्ता, और इस तरीके के प्रोफेशन में वो ज्यादा जाते हैं और उनको इसमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। जैसे कवि क्या होता है, शब्दों को जोड़कर उसमें एक एक लोगों के सामने प्रेजेंट करता है, क्योंकि उसके अर्थ को समझ रहा है, दो शब्दों के बीच को किस तरीके से उसमें सामंजस्य स्थापित करना है, उसे ये बात पता है। दूसरी तरफ हम लोग बढ़ते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के प्रकार, मतलब इस तरफ, तो कि इसमें व्यक्ति को जिस व्यक्ति में इस प्रकार का इंटेलिजेंस होगा वो चीजों के लॉजिकल पक्ष को ज्यादा ध्यान देगा, उसके सीक्वेंस को वो पकड़े, मतलब उसको समझने का प्रयास करेगा कि इसमें क्या सीक्वेंस है, लॉजिकली ये सही है या गलत है, उसके वो कैलकुलेशन पॉइंट को उसको समझेगा, उसके बीच के रिलेशन को वो समझने का प्रयास करेगा कि ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है। और ऐसे व्यक्ति जिसमें ये ज्यादा होता है वो आपका कह सकते हैं इंजीनियर, तो इंजीनियर और इस तरह के प्रोफेशन में ज्यादा मतलब जाते हैं और उनको सफलता मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं स्पेशियल इंटेलिजेंस की। स्पेशियल इंटेलिजेंस जिसे हमने इससे पहले भी प्राइमरी मेंटल एबिलिटी में इसकी बात किया था कि स्थान संबंधी योग्यता, मतलब कि किस चीज को कैसे हैंडल, कहाँ पे रखा जाए या किस तरीके से कैसे उसको प्रेजेंट किया जाए कि वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी दे पाए, वो होता है लोगों को आकर्षित कर ले। जैसे कि एक मूर्तिकार देख लीजिए, एक पेंटर, एक आर्किटेक्ट, ये एक आर्किटेक्ट आता है बता देता है इसको ऐसे 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 ही मैनेज कर लीजिए, और वो अच्छा लगता है लोगों को, वो क्योंकि वो उस चीजों का मेंटल मैनिपुलेशन कर पा रहा है, वो एक एक चीज ऐसे करके नहीं देखता मगर वो अपने दिमाग में उस चीज की मैपिंग कर लेता है। स्पेशल इंटेलिजेंस जिसकी ज्यादा होगी वो एक मूर्तिकार हो सकता है, एक आर्किटेक्ट हो सकता है, एक पेंटर भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस की। ठीक है, इसमें जैसे
अपने शरीर किसी समस्या के समाधान के लिए अपने शरीर के पोजीशन में चेंज करना। जैसे कि एक डांसर होता है, ठीक है, आप एथलेटिक को किसी देख लीजिए, किसी धावक को देख लीजिए, आप क्रिकेट में ही देख लीजिए कि कुछ क्रिकेटर का अपना स्पेशल शॉट होता है, वो किस एंगल पे अपने एल्बो को घुमाते हैं, वो एक अलग से ही, वो सबसे नहीं हो पाता है। वो डांसर के साथ भी सेम चीजें हैं। तो ये इस प्रकार जो आपके बॉडी को एक निश्चित डिग्री पे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मूव करने की कैपेसिटी है, वो आपके इस बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस को डिनोट करता है। एग्जाम्पल आप इसमें पहले ही आपको दे चुके हैं कि एक नर्तकी, एक नर्तक, धावक या कोई भी स्पोर्ट्समैन, एथलेटिक्स वगैरह इसके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद हम बात करेंगे म्यूजिकल इंटेलिजेंस की, कि कुछ पिच, मतलब कुछ ताल, सुर, लय के बीच में उसके अर्थ को वो समझते हैं आसानी से, कि शब्दों को किस तरीके के पिच पर रखना है, किस तरीके के पिच पे नहीं रखना है। उसके उस संबंध को समझकर एक अच्छा गीतकार आदमी बन सकता है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस मतलब कि आप गाने, इसमें गाने की प्रोबेबिलिटी अच्छा मतलब हो सकता है, एक वायलिन मतलब कोई भी इंस्ट्रूमेंटल और वोकल, इसमें ये एबिलिटी होगी इंस्ट्रूमेंटल वोकल की तरफ मूव करेगा। ये करेगा तो उसमें ज्यादा उसको सफलता मिलती है व्यक्ति को। उसके बाद हम बात करते हैं पर्सनल सेल्फ, या जिसको हम लोग इंट्रा पर्सनल भी कहते हैं। मतलब कि आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं। आज के समय में ये भी बहुत बड़ी एक समस्या है कि हम दुनिया को मैनेज करने चल पड़ते हैं, बट हम अपने आप खुद ही नहीं मैनेज कर पाते हैं। आप अपने को कैसे देखते हैं, अपनी समस्याओं को कैसे टैकल करते हैं, अपने संबंध को कैसे मैनेज करते हैं। उससे थोड़ा सा यदि दूसरा बात करें हम लोग, तो एक अन्य प्रकार है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरपर्सनल, कि आज जिसे हमने आपको शुरू में ही बताया कि एक समय के बाद आपकी सफलता और असफलता, सेटिस्फैक्शन और डिससेटिस्फैक्शन सिर्फ और सिर्फ इस पे डिपेंड करती है कि आप दूसरे को कैसे हैंडल करते हैं, दूसरे की आवश्यकताओं को कैसे समझते हैं, दूसरों की आवश्यकताओं को कैसे जनरेट करते हैं। जैसे कि सेल्स पर्सन होते हैं, आपको किसी चीज की जरूरत भी नहीं होती तो भी आपको वो बेच के चले जाते हैं। लीडर हैं हमारे, पॉलिटिकल लीडर या मोटिवेटर हैं, वो समझते हैं कि मतलब अमुक व्यक्ति को किस प्रकार से मैनेज किया जा सकता है, उनको किस प्रकार हैंडल किया जाता है। ठीक है, जब तक आप दूसरे की आवश्यकताओं को नहीं समझिएगा तब तक ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जो क्षमता है इंटरपर्सनल, इसमें ज्यादा होगी तो वो आपका सेल्स मैनेजर हो सकता है, पॉलिटिकल लीडर हो सकते हैं, मोटिवेटर हो सकते हैं। बाद में जो जोड़ा गया था आपका नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, इसमें आपके, जैसा कि आप समझ रहे हो, प्रकृति से रिलेटेड है, कि प्रकृति में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें ये पाया जाता है प्रकृति से जुड़े जाते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, जैसे बायोलॉजिस्ट हुए, जूलॉजिस्ट हुए, ठीक है, और जो फार्मर है उसको पता है कि ये मिट्टी है। कई बार होता है किसी के पास जाता नहीं एक्सपर्ट की एडवाइस लेने, मगर उसको पता है कि ये मिट्टी है तो इसके साथ क्या करेंगे तो इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी। क्योंकि हमने बताया था ना शुरू, एग्जाम्पल जो दिया था कुम्हार और इन सबों का, तो उसका जुड़ाव है मिट्टी से, वो प्रकृति से जुड़ा हुआ है।
किस तरह के जिसमें होगा वो फार्मर हो सकता है, एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर भी हो सकता है, बायोलॉजिस्ट हो सकता है। और नेक्स्ट बात करें यदि हम, तो एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, इसमें बेसिकली जीवन, मृत्यु और एग्जिस्टेंस के बारे में बात होती है कि हु एम आई की भी कुछ लोग बात करते हैं यहाँ पर कि आपका एग्जिस्टेंस क्या है, मेरा क्या एग्जिस्टेंस है। इस तरह के लोग या सृष्टि के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि ये धरती, जैसे कि बहुत सारे ये इसमें ये जिनमें होता है बेसिकली वो फिलोसफर थिंकर होते हैं। लास्ट हमने बताया था स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस मीन्स की हाई डिग्री कह सकते हैं सेल्फ अवेयरनेस की। ये थोड़ा सा जो आप यदि आपने मैस्लो की थ्योरी पढ़ी होगी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, बेसिकली इस तरह के लोग जो होते हैं वो संत, फकीर, इस तरह का इनमें टेंडेंसी पाया जाता है। ये थोड़ी दुनिया से अलग हो जाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं कि स्टर्नबर्ग ने एक थ्योरी दी थी जिसको हम टायरार्की थ्योरी कहते हैं। इन्होंने अपनी इस थ्योरी में बात की थी 3 चीजों की, जैसे नाम से स्पष्ट है। ये 3 फैक्टर्स थे, एक्सपीरियंशियल, एनालिटिकल और कॉन्टेक्सचुअल। एनालिटिकल को कंपोनेंशियल भी कहा जाता है इंटेलिजेंस, कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस भी इसको आपको टर्म देखने को मिलेगा और शायद ज्यादातर किताबों में यही है। इनके अनुसार जिस व्यक्ति में कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस ज्यादा होगा वह चीजों को डीपली एनालाइज करने में विश्वास रखते हैं। वो छोटे से छोटे उसके फैक्टर्स को देखते हैं। कुछ लोग को आप देखते होंगे कि किसी चीज को ले लेते हैं तो उसके हर एक पॉइंट को देखते हैं। सपोज दैट किसी को कोई पैसा इन्वेस्ट करना है तो कहाँ इन्वेस्ट करना है उसके हर एक पॉइंट को देखता है। ठीक है, किसी को लैंड लेना है तो ये सोचेगा कि अच्छा हाईवे के पास ले लेते हैं तो उसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। अच्छा भी हो सकता है बट यदि बाद में गवर्नमेंट एक्वायर कर ली तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो हर व्यू पॉइंट से देखते हैं। दूसरा समझ लीजिए कि जो इंजीनियर और आर्किटेक्ट जैसा कैपेसिटी होता है इनके अंदर कि उसके एनालिटिकल व्यू पॉइंट से उसको पूरी तरीके से देखते हैं। और दूसरा यदि हम बात करें तो एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस की बात करें यानी अनुभव को, तो ये व्यक्ति अपने पास्ट एक्सपीरियंस में समस्याओं को वो कैसे, मतलब पास्ट एक्सपीरियंस से अभी के समस्याओं को कैसे वो सॉल्व कर सकता है। बेसिकली एनालॉगी कि यदि उस समय कुछ ऐसी समस्या थी और अभी भी ऐसी समस्या है, और जैसे कि आप कह सकते हैं कि कोई बच्चा है और उसको प्यास लगी है और उस समय 1 गिलास पानी पिया था तो ठीक हो गया, तो हो सकता है कि जब उसको प्यास लगेगी और पानी जैसा ही मिलता हुआ कुछ उसको मिलेगा तो उससे पी लेगा वो। ठीक है, पानी जैसा मतलब कि तेजाब और पेट्रोल की बात नहीं करें, हो सकता है कि जूस मिल जाए उसको। ठीक है, तो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर वो अपनी अभी की समस्याओं का सॉर्ट आउट करता है। और लास्ट जो है वो हमारा कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी व्यक्ति के लिए, क्योंकि इसको हम लोग एक दूसरे टर्म में बोलते हैं प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की समस्याओं को आप कैसे प्रैक्टिकली, जैसे कुछ होता है ना कि थ्योरेटिकल नॉलेज धरा का धरा रह जाता है यदि कुछ उस तरह की सिचुएशन आ जाती है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल 1 मिनट में आपको देते हैं कि आप लोगों ने ये सुना होगा कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, और ऐसी एक 4 ब्राह्मण थे और उनको ये बताया गया था कि जहां सब कुछ जा रहा हो कुछ बचा लेना चाहिए, या डूबते का तिनका सहारा काफी होता है। ऐसा भी ये भी आपने एग्जांपल सुना होगा। तो एक बाढ़ आया, नदी से गुजर रहे थे और
3 लोग तो धड़ 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 मतलब तालाब में कूद गए या नदी में कूद गए, तो उनको तिनका दिख रहा था कि तिनके से तो हम बच जाएंगे। तो उन्होंने सुना था थ्योरी में कि डूबने से तिनका आपको बचा सकता है, मगर जिसके अंदर प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होगा तो ये सोचेगा कि इतना बड़ा तिनका 100-2-4 ग्राम का और मेरा वजन 60 किलो, क्या ये पॉसिबल है कि ये हमको बचा पाए? ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। और थ्योरी तो इतनी है कि क्या कहा जाए। अब हम थोड़ा सा आपको बात कर लेते हैं कि इंटेलिजेंस को जो से संबंधित जो टर्म है मेंटल एज, ठीक है, मेंटल एज को देने वाले विनय ही थे। और एक दूसरा टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं आईक्यू, जिसको विलियम स्टर्न ने दिया था। और आईक्यू के फॉर्म में ही इंटेलिजेंस को हम मेजर करते हैं। और आईक्यू को निकालने का फॉर्मूला आपका मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 होता है। तो मेंटल एज तो आपका क्या हुआ है बस समझ लीजिए कि यदि सपोज दैट कि कोई एक टेस्ट बनाया गया है जो कि एक 10 साल के बच्चे के लिए है, कोई एक टेस्ट है जिसको 10 साल का बच्चा सॉल्व कर सकता है और वो 12 साल का बच्चा सॉल्व करता है, ठीक है, तो उसका जो मेंटल एज होगा 10 साल ही होगा, क्योंकि वो टेस्ट जो पास किया वो 12 साल के बच्चे के लिए नहीं, 10 साल के बच्चे के लिए है। इसी प्रकार यदि 6 साल का बच्चा उसको सॉल्व कर लेता है तो उस बच्चे का मेंटल एज होगा 10 साल। और क्रोनोलॉजिकल एज क्या होता है? जो आपका बर्थ से काउंट होता है। यदि आपका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1988 को, तो आप 10 साल बाद मतलब समझ लीजिए कि 98 में या 97 में कह लीजिए 10 साल के होंगे, तो इससे डिफाइन हो गया। और उसका मेंटल एज आया वो 10 साल आया। तो 10 ऊपर रखिए 10 नीचे रखिए, इंटू करिएगा तो कुछ मिल जाएगा आईक्यू आपको 100 के आसपास। ठीक है, यदि 8 साल का बच्चा है और तब उसके आईक्यू ज्यादा होगा। तो आईक्यू को कैसे क्लासिफाई करते हैं, जैसे कि थोड़ा सा बस आपको बता देते हैं कि 90 टू 109 109 जो आईक्यू यदि किसी का होता है तो वो होता है सामान्य, उसका एवरेज आईक्यू है, वो सामान्य बुद्धि का व्यक्ति है। बट यदि 90 से कम, ठीक है, और 79 के आसपास हो, 89 के आसपास हो मान लीजिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि बिलो एवरेज। 89 के आसपास है तो हम लोग बिलो एवरेज बोलेंगे। और यदि ये कह ले कि हम 70 से 80 से 70 के बीच में यदि है, या कह लीजिए कि आप 89 से 88 से 79 70 तक यदि हम देखें तो वो बॉर्डर लाइन के आसपास आएगा, उसको हम लोग बॉर्डर लाइन इंटेलिजेंस बोलेंगे। और इसके नीचे जैसे 70 के नीचे जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि उसमें मेंटल रिटार्डेशन है। और मेंटल रिटार्डेशन के केस में अलग अलग इंटेलिजेंस होता है, जैसे कि आप 70 के से थोड़े से नीचे जाते हैं तो आपका माइल्ड रिटार्डेशन है, ठीक है, 50 के नीचे जाते हैं तो आपका मॉडरेट है, और यदि और नीचे चले जाते हैं 35-37 के पास चले जाते हैं, 20-25 के पास चले जाते हैं, तो ये सीवियर रिटार्डेशन है। उसी प्रकार से यदि हम 109 के ऊपर बढ़ते हैं, 110 से 119 तक जाते हैं तो अबव एवरेज माना जाता है, 120 से 129 तक जाते हैं तो आपको जीनियस माना जाता है। ये इसी के फॉर्म में इंटेलिजेंस को मेजर करते हैं आईक्यू के टर्म में, क्योंकि थ्योरी ही दिया गया है। मगर हम सिलेबस देख भी रहे थे कि मेजरमेंट किसी को अलग से अलॉटेड नहीं है, तो हम सोचे बस आपसे इतना डिस्कस कर लें कि किस फॉर्म में इसको मेजर किया जाता है। और थोड़ा सा एक बात हम और आपसे यहाँ कर लेते हैं कि इंटेलिजेंस को, जैसे कि वर्नन ने जो डिफिनेशन दिया था कि आईक्यू टेस्ट जो मेजर करता है, यानी जो बुद्धि परीक्षण जो मेजर करता है वही बुद्धि है, तो उस डिफिनेशन के साथ यही एक समस्या थी कि यदि जिसपे आप ये परीक्षण कर रहे हैं वो यदि उस टेस्ट से ही फेमिलियर नहीं है, तो यदि उसको इंस्ट्रक्शन सही से नहीं दिया गया तो, ठीक है, यदि वो मोटिवेटेड नहीं है तो
इन सारी स्थितियों में क्या होगी, उसका आईक्यू कम होगा, मीन्स कहेंगे उसकी बुद्धि कम है, बट ऐसा तो नहीं है। यही चीज होता है ना, जैसे कि अब एक किसान है और वो पढ़ा लिखा नहीं है और उसको हम दे दे वर्बल टेस्ट, उससे पूछ ले भाई कि एप्पल का अर्थ क्या होता है, ठीक है, या कुछ ऐसा प्रश्न पूछ ले, भारत का राष्ट्रपति, पहला राष्ट्रपति कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, कोई फॉर्मूला दे दे मैथ का, उसका स्कोर तो 0 हो जाएगा। ऐसे स्थिति में तो वो मंद बुद्धि का साबित हो जाएगा, मंद बुद्धि क्या, जड़ बुद्धि चला जाएगा, ठीक है, रिटार्डेशन की एकदम सीवियरिटी में चला जाएगा वो। बट एक्चुअल में ऐसा स्थिति नहीं है, वो इंटेलिजेंस की हो सकता है एवं जो है एवरेज हुआ, क्योंकि इस केस में उसको वर्बल टेस्ट नहीं देके परफॉर्मेंस टेस्ट या नॉन वर्बल टेस्ट देना चाहिए, ठीक है। कुछ फिगरल प्रॉब्लम उसको दे सकते हैं, ठीक है, जैसे पजल्स वगैरह होते हैं, कुछ सिंबॉलिक चीजें दे सकते हैं उसको, जो सिंबल से वो फैमिलियर हो, क्योंकि सिंबल भी कई बार होते हैं, कुछ ऐसे सिंबल होते हैं मैथ के हैं सिंबल, वो आपके वर्बल में काउंट होते हैं, तो वर्बल से नहीं वहां पे काम चलेगा, आपको परफॉर्मेंस टेस्ट उसको देना पड़ेगा। और आइडियल स्थिति कई बार ऐसी होती है कि हम दोनों का एक मिला जुला स्वरूप देते हैं, जैसे कि वेस्लेल इंटेलिजेंस स्केल है, उसमें कुछ परफॉर्मेंस भी है, कुछ वर्बल भी है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि किस पॉपुलेशन को देना है। यदि किसी का कोई लास्ट के 5 मिनट है, किसी का कोई प्रश्न हो किसी थ्योरी से रिलेटेड तो पूछे, बच्चे तो ऐसे काफी कम दिख रहे हैं आज भी। चलिए एक बार हम थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं कि इंटेलिजेंस क्या है, जैसे हमने बताया, और डेविड वेस्लर ने डिफाइन किया था कि इंटेलिजेंस वह योग्यताओं का वह समुच्चय है जिसके द्वारा आप उद्देश्यपूर्ण कार्य करते हैं, मीन्स कि जो उद्देश्यपूर्ण कार्य कर रहा है, किसी को यदि स्कूल जाना है, स्कूल जा रहा है, तो वो इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंट है, उसमें इंटेलिजेंस पर्याप्त मात्रा में है। तर्कपूर्ण चिंतन मतलब राइट और रॉन्ग के बीच डिसीजन कर पा रहा है, जैसे कि वो था ना कि वो तालाब में कूद गया एक तिनके के सहारे, तो ऐसी स्थिति में यदि नो कहेंगे तो आपको इंटेलिजेंस समझा जाएगा। और आप अपने पर्यावरण के साथ किस तरीके से डील कर रहे हैं, आपका एडजस्टमेंट किस प्रकार हो रहा है, यदि प्रॉपरली इफेक्टिवली एडजस्ट कर रहे हैं तो व्यक्ति इंटेलिजेंट है, व्यक्ति इंटेलिजेंट होगा। जरूरी नहीं कि सारी डिफिनेशन याद करें, किसी एक दो डिफिनेशन को भी याद करके समझ करके एक दो एग्जांपल देके आपका अच्छे से इसको कंप्लीट कर सकते हैं।